Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In the series of HPSC Computer Lecture, this is our class number 5 in which we are going to discuss compiler design. इससे पहले फर्स्ट क्लास में हमने डिजिटल लॉजिक किया था एंड सेकंड से फोर्थ तक की क्लासेस में हमने कोआ डिस्कस किया था. ठीक है, अगर आप उनमें से कोई भी क्लास देखना चाहें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाइलर्स के मीनिंग से. तो देखिए, हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाते हैं, C++ में बनाते हैं, जावा में बनाते हैं. तो वहाँ पे हम हमेशा क्या कहते हैं कि कंपाइल करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, है ना. तो वहाँ पे हम ये सोचते हैं कि पता नहीं सिर्फ एरर्स डिटेक्ट करने के लिए होता है कंपाइलर, बट ऐसा नहीं है. कंपाइलर क्या कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स रन करते हुए हमारे माइंड में ये होता है सिर्फ शायद ये क्या करेगा, एरर्स ही डिटेक्ट करेगा. अदरवाइज हमें पता होता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज से हमारे कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, लो लेवल लैंग्वेज में. ठीक है, तो जो कंपाइलर है देखिए वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज कोड से कोड को किस में, लो लेवल लैंग्वेज कोड में. ठीक है, अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं. दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो कंपाइलर हमारा किस तरह का सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अब देखिए, इट लिस्ट आउट ऑल द एरर्स इफ द इनपुट कोड डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ इट्स लैंग्वेज. तो जिस भी लैंग्वेज में हम वर्क कर रहे हैं वो उस लैंग्वेज का जो भी हमने प्रोग्राम बनाया, अगर वो उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा और हमें मैसेज भी दे देगा. अब देखिए, कंपाइलर किससे फास्टर होता है, इंटरप्रेटर से, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है. तो इस वजह से कंपाइलर क्या रहेगा, फास्ट रहेगा. अब देखिए, जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोग्राम कंपाइलर को एज इनपुट दे रहे हैं, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम हमने डिज़ाइन की है वो क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है. जो कन्वर्ट करके हमें मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होता है. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कोई भी कोड हम किसे दे रहे हैं, कंपाइलर को दे रहे हैं. अब वो कन्वर्ट करके हमें किस में दे रहा है, मशीन लैंग्वेज में दे रहा है. ठीक है, तो देखिए प्री प्रोसेस्ड कोड मिलता है कंपाइलर को. सोर्स कोड होता है, पहले प्री प्रोसेसर आता है, वो अपना काम करता है और वो कोड किसे मिलता है, कंपाइलर को. अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करके टारगेट असेंबली कोड जनरेट करेगा. अब असेंबलर क्या देगा, रीलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट करता है और वो किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है. अब वो क्या जनरेट करता है, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड जनरेट करता है और फिर लोडर के पास जाता है. लोडर क्या करेगा, अब उसको मेमोरी में लोड करेगा और जब भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देन देखिए, टॉप मोस्ट कंपाइलर्स यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अब हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, कंपाइलर होता है. ऐसा नहीं होता कि सी वाला कंपाइलर ही जावा में वर्क कर रहा है, जावा वाला ही पाइथन में वर्क कर रहा है, इस तरह से नहीं होता है. ठीक है, तो देखिए सी में जब भी हम वर्क करते हैं तो कौन से कंपाइलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, टर्बो सी कंपाइलर, टाइनी सी कंपाइलर, GCC, पोर्टेबल सी कंपाइलर. इसी तरह से C++ में वर्क करेंगे तो GCC सी लैंग्वेज. देन वी हैव डेव C++, इंटेल C++, क्वाड ब्लॉक. जावा में हमारे पास एक्लिप्स, IDE, नेटबीन्स, जे डेवलपर. इसी तरह से पाइथन में सी पाइथन, जे पाइथन, विंग, स्पाइडर. ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कंपाइलर्स वर्क करते हैं. ठीक है, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग बने, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए हुए हैं और अकॉर्डिंगली ही क्या करेंगे, वो वर्क करेंगे. तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ अ कंपाइलर की, तो नंबर ऑफ फेजेस हैं हमारे कंपाइलर में. अगर बात करें तो देखिए ये डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन अगर हम कैटेगराइज करते हैं टू डिफरेंट फेजेस में तो कौन कौन सी मेन फेजेस बनती है, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज. ठीक है, कौन सी दो मेन फेजेस हैं, एनालिसिस फेज एंड सिंथेसिस फेज. इसमें आगे फर्दर स्टेप्स कह लेंगे हम या फर्दर फेजेस हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आती है हमारी एनालिसिस फेज. एनालिसिस फेज क्या करेगी, क्रिएट करेगी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द गिवन सोर्स कोड. ठीक है, तो ये क्या करती है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करती है बेसिकली. ठीक है, एनालिसिस फेज क्या करेगी, अगर एक वन लाइन में हम देखें तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगी सोर्स कोड से. और सिंथेसिस फेज क्या करेगी, इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम जनरेट करेगी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से. ठीक है, जो भी हमारा इंटरमीडिएट कोड होगा वहाँ से क्या करेगी, टारगेट प्रोग्राम क्रिएट करेगी. तो देखिए, ये अगर हमारा सोर्स कोड है, सबसे पहले हमारे पास आई एनालिसिस फेज. इसने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में. इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ गई, फिर हमारा किसके पास जाएगा, सिंथेसिस फेज के पास, और जो क्या जनरेट करके देगा, हमें मशीन कोड जनरेट करके देगा.
तो देखिए जो एनालिसिस फेज़ होता है ये फ्रंट एंड पे वर्क करता है और जो सिंथेसिस फेज़ होता है ये बैक एंड पे वर्क करता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए एनालिसिस फेज से देखते हैं, तो एनालिसिस फेज को क्या बोल रहे हैं हम, फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर। क्या बोल रहे हैं इसे हम, फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर। तो एनालिसिस फेज क्या करेगी, रीड करेगी सोर्स प्रोग्राम, डिवाइड करेगी इनटू कोर पार्ट्स एंड देन चेक फॉर लेक्सिकल, ग्रामर एंड सिंटेक्स एरर, ठीक है। लेक्सिकल एरर्स, ग्रामर एरर, ग्रामेटिकली जो भी एरर होंगी या सिंटेक्स एरर कौन चेक कर रहा है, एनालिसिस फेज पर हो रहा है ये सब काम। सो एनालिसिस फेज क्या जनरेट करेगी, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेगी, ठीक है। और जो आगे फर्दर किसको दे दिया जाएगा एज इनपुट, सिंथेसिस फेज को दे दिया जाएगा। अभी देखिए सिंथेसिस फेज को हमने क्या बोला, बैक एंड ऑफ द कंपाइलर, और ये क्या जनरेट करेगा, टारगेट प्रोग्राम जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट सोर्स कोड। और यहाँ पे हम सिंबल टेबल की देखिए बात कर रहे हैं, इसको अभी देखेंगे। इस यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली, यूजीसी नेट में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम फेजेस की बात करें तो देखिए यहाँ ये हमारा क्या है, एनालिसिस फेज, ठीक है। इस एनालिसिस फेज में हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, लैक्सिकल एनालिसिस एक स्टेप हो गया, हमारा फेज हो गया, देन सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट। ये जो दो फेजेस हैं आपकी लास्ट की, ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट, और फर्स्ट 4 फेजेस जो हैं ये क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, फ्रंट एंड, ये क्या है, बैक एंड। तो देखिए क्या रहेंगी ये, सबसे पहले तो आपने फेजेस याद रखनी है, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। अब देखिए लेक्सिकल एनालिसिस पे कौन वर्क करता है, लेक्सिकल एनालाइजर होता है, देन सिंटेक्स एनालिसिस पे सिंटेक्स एनालाइजर होता है, सिमेंटिक एनालिसिस पे सिमेंटिक एनालाइजर है, कोड जनरेटर है, कोड ऑप्टिमाइजर है, देन टारगेट कोड जनरेशन है। अब देखिए सब जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। सब जगह हम क्या कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग भी कर रहे हैं, और एक चीज़ और हम देख रहे हैं क्या है, ये सिंबल टेबल। तो देखिए एनालिसिस फेज़ को हमने देख लिया कि इस फेज़ में क्या हो रहा है। अब देखिए 4 चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब देखिए जो लेक्सिकल एनालाइजर है ये क्या करेगा, जो आपका कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इंट मेन एंड ये सब करके आपने क्या बनाया, एक प्रोग्राम बना लिया। अब उस प्रोग्राम को किस में डिवाइड करेगा, टोकन्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड करेगा। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा सेंटेंसेस इन द प्रोग्राम यूजिंग द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा जो भी आपने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं प्रोग्राम में, उसे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एनालाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। अब सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, चेक करेगा स्टैटिक सिमेंटिक्स ऑफ ईच कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कि अभी वो रूल्स के अकॉर्डिंग है नहीं है, क्या चीज़ है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमने प्रोग्राम में लिखी हुई हैं, अब हम कई बार गलती करते हैं तो वो हमें पकड़ लेता है कंपाइलर, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सीधा ही एग्जीक्यूट कर देगा कोड को, नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करके दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, चेक करेगा, हर एक चीज़ चेक करेगा जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, देखिए जनरेट करेगा एब्स्ट्रैक्ट कोड, ठीक है, जो आगे फर्दर हमारा किसके पास चला जाएगा, नेक्स्ट फेज़ के बाद जो क्या है, सिंथेसिस फेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये जो 4 स्टेप्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके पास इन्हें ही फेजेस भी बोल देते हैं कि 6 फेजेस हैं हमारे कंपाइलर की, ठीक है, या अगर हम इन्हें पर्टिकुलर फेज़ बोलें तो ये स्टेप्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों तरह से आपने याद रखना है कि 2 मेन फेजेस हैं, एनालिसिस और सिंथेसिस फेज़, और अगर हम उन्हें इलेबोरेट कर दें और आगे तो हमारी मेन कितनी फेजेस कितनी बन जाएंगी, 6 फेजेस बन जाएंगी। अब देखिए जो सिंथेसिस फेज़ है इसमें हमारी 2 चीज़ें काम आ रही हैं, कोड ऑप्टिमाइज़र एंड कोड जनरेटर। अब यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा जो भी हमारा कोड, एब्स्ट्रैक्ट कोड जनरेट किया इंटरमीडिएट कोड ने, जनरेटर ने, उससे क्या करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा। और कोड जनरेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा एब्स्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट कोड इनटू स्पेसिफिक मशीन इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना, ऑप्टिमाइज़ हम बात करते हैं जर्नली कि हाँ ऑप्टिमाइज़ करने से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है ना, और वो कम टाइम में हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा,
तो टाइम को बेसिकली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और उससे जो भी हमारा कोड होता है, लाइक अगर हमने लिखा है, चलो वो आगे ऑप्टिमाइजेशन में ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल टेबल। तो देखिए सिंबल टेबल क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द कंपाइलर इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ सेमेंटिक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन इसी तरह से एज इट इज़ यूजीसी नेट में आया है लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। वहाँ पे पूछा गया था डेटा स्ट्रक्चर बताइए जो कंपाइलर मेंटेन करता है या क्रिएट करता है, ठीक है। और 4 ऑप्शंस दी हुई थी जिसमें से एक ऑप्शन थी सिंबल टेबल, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्रिएट और मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, कंपाइलर के थ्रू, ठीक है, टू कीप ट्रैक ऑफ सेमेंटिक्स ऑफ वेरिएबल्स। सो दैट इज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप एंड बाइंडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्कोप और बाइंडिंग इंफॉर्मेशन देखता है ये जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उससे रिलेटेड। देन इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टांसेस ऑफ वेरियस एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, फंक्शन नेम्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारा रिकॉर्ड कौन रखता है, सिंबल टेबल रखता है, ठीक है। इट इज़ बिल्ट इन लेक्सिकल एंड सिंटेक्स एनालिसिस फेस। तो ये बिल्ट इन होता है किसमें, लेक्सिकल एंड सिंटेक्स एनालिसिस फेस में। The information is collected by the analysis phase of the compiler and is used by synthesis phase of the compiler to generate code, ठीक है। कलेक्ट कौन करता है इसके, ये सारी इंफॉर्मेशन एनालिसिस फेज कलेक्ट करता है, ठीक है। और यूज़ कौन करता है, सिंथेसिस फेज यूज़ करता है। और इट इज़ यूज्ड बाय द कंपाइलर टू अचीव कंपाइल टाइम एफिशिएंसी एज वेल। तो देखिए क्या क्या आइटम स्टोर की जाती हैं सिंबल टेबल में, वेरिएबल नेम्स एंड कॉन्स्टेंट्स, प्रोसीजर्स एंड फंक्शन नेम्स, लिटरल कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग्स, कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरीज, लेबल्स इन सोर्स लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ स्टोर की जाती हैं, सिंबल टेबल में स्टोर की जाती हैं। अभी देखिए इंफॉर्मेशन कौन सी यूज़ की जाती है, कंपाइलर यूज्ड बाय द कंपाइलर फ्रॉम सिंबल टेबल, डेटा टाइप एंड नेम, डिक्लेयरिंग प्रोसीजर्स, ऑफसेट इन स्टोरेज इफ स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड, देन अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर टेबल for parameters, whether parameters passing by value or by reference, number and type of arguments, base addresses, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं कंपाइलर के बाय कंपाइलर फ्रॉम सिंबल टेबल। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं, यहाँ से भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, सिंबल टेबल की इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ के थ्रू होती है। तो देखिए लिस्ट के थ्रू, जिसे हम एरेज भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एरेज के थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू, हैश टेबल के थ्रू और बाइनरी सर्च ट्री, या सिर्फ ट्री भी लिखा आता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो किस किस चीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन हो रही है सिंबल टेबल की, लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश टेबल एंड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया अभी डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर देखें तो एरर्स को 2 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स एंड रन टाइम एरर्स, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो भी एरर्स अकर होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, रन टाइम एरर। और जो कंपाइलेशन में हमें मिल जाती है एरर्स वो कौन सी होती है, कंपाइल टाइम एरर। अब देखिए कंपाइल टाइम एरर को हम डिवाइड कर सकते हैं लेक्सिकल फेज एरर, सिंटैक्टिक फेज एरर और सेमेंटिक एरर में, ठीक है। अब देखिए लेक्सिकल फेज एरर में कौन कौन सी आएंगी, लाइक स्पेलिंग एरर है, देन एक्सीडिंग द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर, जो भी आइडेंटिफायर ले रहे हैं हम या कॉन्स्टेंट ले रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो एक्सीड कर रही है, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर। सिंटैक्टिक फेस एरर में एरर किसी भी स्ट्रक्चर में, लाइक फॉर लूप में, इफ में, किसी में भी है, मिसिंग ऑपरेटर्स कुछ मिसिंग है, अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस हैं, ये सब क्या आ जाएंगे, सिंटैक्टिक फेस एरर्स। देन सिमेंटिक फेस एरर्स में इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंट्स, ठीक है, कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो किस में आएगा, सिमेंटिक फेस एरर में। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, नॉट मैचिंग ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं तो वो वहाँ पे वो मैच नहीं कर रहे हैं, इंटीजर पास कर रहे हैं, जो रिसीव करा रहे हैं वो फ्लोट में करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स की जो एरर्स होती हैं ये भी कई बार पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि ये किस तरह की एरर है, ठीक है। कोई भी इनमें से आपको एक एरर दे दिया और पूछ लिया कि आउट ऑफ दीज 3 कौन सी एरर को बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस फेज। तो देखिए लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो फर्स्ट फेज है कंपाइलर का, जिसे हम स्कैनर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम स्कैनर भी बोलते हैं क्योंकि ये सब चीज़ को क्या करे, पूरे प्रोग्राम को क्या करे, स्कैन कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे फोटोकॉपी करते हैं तो स्कैन हो जाता है पूरा पेज, उसी तरह से ये क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करेगा ये हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम को इनटू अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करेगा, फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर जिसे हम स्कैनर भी बोलते हैं, ये क्या करेगा,
जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम जो है उसे टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, टोकन्स में क्या करेगा, कन्वर्ट कर लेगा। और देखिए लेक्सिकल एनालिसिस फेज पे हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। द आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स दैट इज सेंट टू द पार्सर फॉर सिंटेक्स एनालिसिस। अब देखिए इसको इनपुट दिया गया कंप्लीट, अब इसने क्या किया, टोकन्स जनरेट किया और नेक्स्ट फेज को ये एज इनपुट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोकन होता क्या है, अ लेक्सिकल टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या है ये, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिट इन द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर होती है, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर होती है। अभी हमने इंग्लिश में लिखा, अगर मैं बोलना चाह रही हूँ ही इज़ अ बॉय, ठीक है, अभी मैंने ये लिखा, इसकी बजाय मैंने लिख दिया ही आर अ बॉय, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए। तो अब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वर्क करना है तो मुझे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करने पड़ेंगे सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क करूँगी। अभी हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही हिंदी लैंग्वेज में वर्क करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपको नंबर ऑफ टोकन्स कैलकुलेट करने आ सकते हैं। ठीक है, ये पहले गेट में, नेट में सब जगह आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो ये देख लेंगे हम किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे टोकन्स में आईडी, नंबर, इफ, वॉइड, रिटर्न, कीवर्ड्स, ये सब क्या आते हैं, टोकन्स में काउंट होते हैं। ठीक है, जितने भी ये चीज़ें हैं सब ये टोकन्स में आपकी काउंट होंगी। सेपरेटर्स में आपके पास ब्लैंक्स नहीं आएंगे, बट कॉमर्स जितनी तरह के भी होंगे, कोई भी ऑपरेटर्स होंगे, ये सब आपका इंडिविजुअल टोकन ट्रीट होता है। और नॉन टोकन्स में आपके कमेंट्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, मैक्रोज हैं, ब्लैंक्स हैं, टैब्स हैं, न्यू लाइंस हैं, इन्हें आपने काउंट नहीं करना। ठीक है, इन्हें आपने टोकन्स में काउंट नहीं करना है। और साथ में एक और चीज़ आगे करते हैं, चलिए कोई एग्जाम्पल में देखते हैं उसे। लेक्सीम, तो ये क्या होता है, देखिए द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मैच्ड बाय अ पैटर्न टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग टोकन और a sequence of input characters that comprises a single token is called lexeme। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये कंप्लीट है तो ये क्या है, एक लेक्सीम, जितना भी डबल कोट्स में आ रहा है, ठीक है, ये भी डबल कोट्स में आ रहा है, ये क्या है, एक लेक्सीम है। ठीक है, जो भी डबल कोट्स में आ रहे हैं इस तरह से, ये क्या है, सिंगल लेक्सीम्स है। तो ये जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो एक टोकन बना रहा है वो क्या है, लेक्सीम। अब देखिए जो लेक्सिकल एनालाइजर है ये फंक्शन किस तरह से करता है। सबसे पहले तो टोकनाइजेशन, दैट मीन्स डिवाइड कर देगा प्रोग्राम को टोकन्स में, देन रिमूव करेगा वाइट स्पेसेस। ठीक है, जितने भी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं उन्हें रिमूव करेगा कमेंट्स को भी। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स हेल्प इन जनरेटिंग एरर मैसेज बाय प्रोवाइडिंग रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, एरर मैसेज भी जनरेट करता है, जहाँ पे हमें रो नंबर और कॉलम नंबर भी हम जर्नली हम देखते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, एरर हो तो वहाँ पे स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर के। अब देखिए काउंट कैसे करना है हमने टोकन्स को। अब देखिए अगर ये चीज़ दी हुई है आपको और आपको बताना है कितने टोकन्स हैं, तो आप कैसे करेंगे, 1, देन 2, आफ्टर दैट 3, देन वी हैव 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टोटल आपके कितने हो गए, 9 टोकन्स हो गए। अब इसी तरह से इस केस में अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन 15, 16, कोट से कोट तक एक ही रहेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इस पूरे कोड में अगर हम देखें तो 27 टोकन्स हैं। ठीक है, आपने कैसे कैलकुलेट किया, जो भी आपके कोट्स वालों को सिर्फ आपने एक माना है, बाकी सब ब्रेसेस ओपन क्लोज ये सब अलग अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोट्स ये कोमा। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब ये कोट से कोट 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, तो टोटल कितने टोकन्स हो गए आपके, 27 टोकन्स हो गए इस केस में।
नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्रामर के बारे में, ठीक है, क्योंकि हर जगह इसकी बात होगी तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटा का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को कवर करते हैं। तो देखिए जो ग्रामर्स है, अगर हम देखें प्रोडक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंग, तो 4 तरह की होती है, टाइप 0, 1, 2, 3, ठीक है, चॉम्स्की हायरार्की के अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज के अकॉर्डिंग, तो एम्बिगुअस भी हो सकती है और नॉन एम्बिगुअस हो सकती है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग रिकर्सिव होती है ग्रामर और नॉन रिकर्सिव होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की की, तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की बताई हमने, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो 0 टाइप ये है, 1 टाइप ये है, 2 टाइप ये और 3 टाइप ये है, ठीक है। टाइप 3 ग्रामर कौन सी है? रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री एंड कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड देन रिकर्सिव एन्यूमरेबल। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है अगर आपने ये याद कर लिया, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जाता है, या तो ऑटोमेटा में आ जाएगा या कंपाइलर्स में आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए टाइप 4 में से 0, 1, 2, 3 रेगुलर, कंटेक्स्ट फ्री, कंटेक्स्ट सेंसिटिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल, ठीक है। तो टाइप 0 क्या है आपकी, टाइप 3 क्या है? रेगुलर ग्रामर, टाइप 2 क्या है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 1 क्या है? कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और टाइप 1 क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, या जिसे हम रिकर्सिव एन्यूमरेबल भी बोलते हैं। अब देखिए जो टाइप 0 लैंग्वेजेस हैं वो टाइप किसको फॉलो करेंगी? टाइप 0 ग्रामर को। टाइप 1 लैंग्वेज टाइप 1 ग्रामर को, टाइप 2 ग्रामर को, और टाइप 3 लैंग्वेज जो होती है वो किसके थ्रू जनरेट होंगी? देखिए टाइप 3 ग्रामर के थ्रू जनरेट होगी। जैसे हमने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज किसके थ्रू होगी? इंग्लिश ग्रामर के थ्रू होगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम कौन सी लैंग्वेज के लिए कौन सा ऑटोमेटा यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर के लिए हम क्या यूज़ करें? एफ ए, दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। कंटेक्स्ट फ्री के लिए क्या यूज़ करें? पी डी ए, दैट इज़ पुश डाउन ऑटोमेटा। देन कंटेक्स्ट सेंसिटिव, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। देन वी हैव रिकर्सिव एन्यूमरेबल, दैट इज़ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये एक तो ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा पक्का। अब देखिए जो टाइप 3 है ग्रामर, जो रिकर्सिव रेगुलर ग्रामर है, ठीक है। जो रेगुलर ग्रामर है ये क्या है? सबसेट है किसका? टाइप 2 का। देन टाइप 2 किसका सबसेट है? देख भी पा रहे हैं आप, इससे डायग्राम से भी दिख पा रहा है, ठीक है। टाइप 2 किसका है? टाइप 1 का। टाइप 1 किसका है? टाइप 0 का, ठीक है। तो देखिए टाइप 0 सभी तरह की जो लैंग्वेजेस है या सभी तरह का जो भी हमारा एक्सप्रेशंस बनेंगे, ठीक है, वो किसके अंडर आएंगे? रिकर्सिव एन्यूमरेबल होंगे। देन कंटेक्स्ट सेंसिटिव, देन कंटेक्स्ट फ्री, देन रेगुलर वाला क्या बना हमारा? सिर्फ ये, ठीक है। अब देखिए जो हम बात करें लेक्सिकल एनालाइजर की, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? रेगुलर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखिए रेगुलर लैंग्वेज कौन कौन सी होगी? जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा, जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं या जो रेगुलर ग्रामर है, ये सब किस में आ जाएंगे? रेगुलर लैंग्वेज में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब किस में आ गए? रेगुलर लैंग्वेज में आ गए। फाइनाइट ऑटोमेटा ने जो लैंग्वेज एक्सेप्ट की, जो रेगुलर एक्सप्रेशंस इसने जनरेट किए यूजिंग रेगुलर ग्रामर, और जो रेगुलर ग्रामर है वो भी किस में आ गई? रेगुलर लैंग्वेज में आ गई, ठीक है। तो ये रेगुलर लैंग्वेज होती है, ठीक है। और लेक्सिकल एनालाइजर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है? रेगुलर लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा इस फेज पे हमारा यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन जो मैं बात करी थी आपसे, गेट में आया हुआ है, नंबर ऑफ टोकन्स आपने कैलकुलेट करने हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। अब देखिए यहाँ पे क्या? प्रिंट एफ, प्रिंट 1 हो गया, 1 हो गया, देन ब्रेसेस के लिए आ गया, देन कोट्स के लिए, ये कोट्स से लेकर कोट्स तक आपका क्या होगा? सिंगल कंसीडर होगा, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। देन ये वाला कॉमा आया, देन आपके पास आया आई, ठीक है, कॉमा, देन एम्परसेंट आई ब्रेसेस क्लोज, एंड देन सेमीकोलन। तो टोटल कितने हो गए टोकन्स? 10 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपाइलर कीवर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग। कीवर्ड्स जो हैं वो कब रिकॉग्नाइज होते हैं? पार्सिंग, कोड जनरेशन, लेक्सिकल एनालिसिस, डेटा फ्लो। तो वो करेक्ट आंसर क्या है? लेक्सिकल एनालिसिस। The lexical analysis for a modern computer language such as Java needs the power of which one of the following machine models in a necessary and sufficient sense? कौन सा यूज़ किया जाता है? तो देखिए हमने अभी बात की फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा
पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, ये भी ट्यूरिंग मशीन है, नहीं, सिर्फ जो टाइप 3 वाला है वही यूज़ होता है लेक्सिकल एनालिसिस में फेज में, ठीक है। और यहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस का ही पूछा गया है। The output of given the consider the following statements. The output of a lexical analyzer is a group of characters. Total number of tokens in this statement are 11. Symbol tables can be implemented by using array and hash table but not tree. तो देखिए एक एक स्टेटमेंट को आपने ढंग से पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले तो ये कैलकुलेट, हमने वही स्टेटमेंट है जो पहले चेक की है, तो उसमें कितने आ रहे थे, 10 आ रहे थे। अब पूछा हुआ है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तीनों ट्रू हैं, कोई भी ट्रू नहीं है, सेकंड और थर्ड ट्रू है, या सिर्फ फर्स्ट ट्रू है। अब देखिए सिंबल टेबल को हमने देखा था कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बोला था याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आप एरे और हैश टेबल से बोला इसने, और बोला ट्री से नहीं करते, लेकिन हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री से भी करते हैं। सो दैट मीन्स ये भी नॉट करेक्ट हो गया, ये भी नॉट करेक्ट हो गया। तो सेकेंड और थर्ड इसमें भी आ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब फर्स्ट वाला देखिए, तो इसमें क्या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, हमें किस फॉर्म में मिलता है, टोकन्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। किस में मिलेगा आउटपुट, टोकन्स की फॉर्म में मिलेगा, कैरेक्टर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमारी फेज आती है, देखिए सिंटेक्स एनालिसिस फेज। सो सिंटेक्स एनालिसिस फेज को हम पार्सिंग भी बोलते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस को हम स्कैनर भी बोलते हैं, और सेकंड फेज है हमारी सिंटेक्स एनालिसिस, इसमें इसे हम पार्सिंग भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या जनरेट हो रहा है, पार्स ट्री जनरेट हो रहा है, या जिसे हम सिंटेक्स ट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इट टेक्स द टोकन प्रोड्यूस्ड बाय द लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस जो फेज है, जो वो टोकन्स प्रोड्यूस करेगी, वो किसे दे देगी, सिंटेक्स एनालिसिस को एज इनपुट दे देगी, और ये क्या जनरेट करेगा, पार्स ट्री जनरेट करेगा। अब देखिए इस फेज में क्या होगा, टोकन अरेंजमेंट्स आर चेक्ड अगेंस्ट द सोर्स कोड ग्रामर, दैट इज पार्सर चेक्स इफ द एक्सप्रेशंस मेड बाय द टोकन्स इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्टिकली चेक देखा जाता है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट फेज आती है सिमेंटिक, वहाँ पे सिमेंटिकली देखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हम सिंटैक्टिकली देख रहे हैं, ठीक है। जो हमने डिफरेंट एरर्स देखी थी उसी के अकॉर्डिंग वही चीज़ें चेक होती हैं जर्नली, ठीक है। तो यहाँ पे पार्स ट्री क्या होगा, जनरेट होगा। तो देखिए इन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इससे ध्यान से देखेंगे कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर सकता है, सिर्फ टोकन्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड पैटर्न रूल्स। अब लेक्सिकल एनालाइजर देखिए क्या कर सकता है, सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकता है, वो चेक नहीं कर सकता सिंटेक्स को, ठीक है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस की क्या होती है, ये लिमिटेशंस होती है, ठीक है, वो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, ठीक है। तो देखिए लेक्सिकल एनालाइजर कैनॉट चेक द सिंटेक्स ऑफ अ गिवन सेंटेंस ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो चेक नहीं कर सकते बैलेंसिंग टोकन सच एज पैरेंथेसिस। इस वजह से ये फेज जो हमारे सिंटेक्स एनालिसिस फेज है, ये क्या करती है, यूज़ करती है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। ये फेज क्या यूज़ करती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। ये जो हमारी सिंटेक्स एनालिसिस फेज है, जो हमारी सेकेंड फेज है, ये क्या यूज़ करती है, देखिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करती है, और जिसे कौन रिकॉग्नाइज करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। ये टाइप 1 है, टाइप 1 ग्रामर कौन सी है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और ऑटोमेटा कौन सा है, पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। यहाँ से जर्नली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए जो CFG है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है, सुपर सेट है रेगुलर ग्रामर का, है ना, क्योंकि ये वाला क्या टाइप 0, ये टाइप 1 आ गई, क्या आगे ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ये सब सेट है इसका, ठीक है। सो दैट मीन्स एवरी रेगुलर ग्रामर, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, देखिए सेंटेंसेस में ऑप्शंस में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ट्रू है, तो कुछ आपको चीज़ें क्लिक कर सकती हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो देखिए रेगुलर ग्रामर इज़ ऑल्सो कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है। रेगुलर ग्रामर भी क्या है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, बट रेगुलर जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो रेगुलर ग्रामर ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। बट देयर एग्जिस्ट सम प्रॉब्लम्स विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रेगुलर ग्रामर। So CFG is a helpful tool in describing the syntax of a programming language.
नेक्स्ट वी हैव पार्स ट्री। तो देखिए पार्स ट्री क्या होता है और इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें कवर करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज डेरिवेशन। तो देखिए अगर हमें निकालना है सपोज ए बी बी ए, ठीक है, इस तरह से कुछ डिराइव करना है, जब भी हम एक स्ट्रिंग डिराइव करना है उसका प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उस डेरिवेशन को। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट से हमने स्टार्ट किया तो बी आया, देन हमारे पास ए बी आ गया। ठीक है, तो इस ऐसे हमारे पास ए बी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, इस तरह से जो हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, पार्स ट्री बोलते हैं या डेरिवेशन ट्री बोलते हैं। अब देखिए जो डेरिवेशन की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है और राइट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है। ठीक है, डेरिवेशन कितनी तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट। तो देखते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग बाय एक्सपैंडिंग द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल एट ईच स्टेप इज कॉल्ड एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, जो भी लेफ्ट में हमारे होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनल, जो टर्मिनल है तो देखिए वहाँ तो हमने स्टॉप कर ही दिया। अभी जो नॉन टर्मिनल होते हैं वो कैपिटल से रिप्रेजेंट किए होते हैं। तो जो भी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होगा जब हम उसे एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं तो वो डेरिवेशन कौन सा होगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगा। और जो भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। ठीक है, तो इस तरह से सपोज हमने लिया तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री हो गया। नेक्स्ट देखिए राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रिंग बाय एक्सपैंडिंग द राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल। जब हम राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, राइट मोस्ट, वो क्या होगी हमारी राइट मोस्ट डेरिवेशन, और हमें क्या मिलेगा उससे, राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री मिलेगा। तो देखिए अनएम्बिगुअस ग्रामर्स अगर होंगी, अनएम्बिगुअस दो तरह की हमारी ग्रामर होती है। तो देखिए यहाँ पे किसके बेस पे, नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज के बेसिस पे, एम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। ठीक है, तो एम्बिगुअस क्या कहती है कि जब हमारे लेफ्ट डेरिवेशन ट्री और राइट डेरिवेशन ट्री जो हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, एम्बिगुअस मतलब कि जैसे हम कहते थे कभी भी एम्बिग्यूटी आ रही है, ठीक है, प्रोग्राम्स में होता है एम्बिग्यूटी आ रही है, तो इसी तरह से ग्रामर भी एम्बिगुअस है जब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन अगर डिफरेंट पार्ट्स ट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस। और अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन सेम पार्ट्स ट्री देते हैं तो वो ग्रामर क्या है, अनएम्बिगुअस है। ठीक है, वो ग्रामर क्या है, नॉन एम्बिगुअस, दैट मीन्स अनएम्बिगुअस है। ठीक है, तो ग्रामर यहाँ पे हमारे पास दो तरह की हो गई, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज के बेसिस पे, एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस। तो देखिए एम्बिगुअस ग्रामर कौन सी है, वो ग्रामर है एम्बिगुअस जब भी किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, जब भी हम फॉर एनी स्ट्रिंग जनरेटेड बाय इट इट प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री या सिंटेक्स ट्री या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, ग्रामर एम्बिगुअस हो जाएगी। अनएम्बिगुअस कब होगी, जब एग्जैक्टली एक ही बनेंगे। ठीक है, एक ही बनेगा, या तो पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कह लीजिए या राइट मोस्ट डेरिवेशन, जब वो एक ही हो रही है, एक ही बन रही है। तो देखिए जैसे कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इस ग्रामर को कंसीडर करिए और बताइए कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन या पार्स ट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी बी ए बी बी ए बी है। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है, वट एवर द स्ट्रिंग इज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा स्टार्ट सिंबल है। अब देखेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग में बी चाहिए, तो क्या इस वाले प्रोडक्शन, क्या ये वाला रूल यूज़ करें या ये यूज़ करें, हम बी वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बी ये तो देखिए टर्मिनल है, अब नॉन टर्मिनल चेक करेंगे, कैपिटल बी है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बी ए चाहिए, इस तरह से चाहिए। ए एस लेंगे तो नहीं आएगा, ये वाला लेंगे तो यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। अभी हम क्या लेंगे, बी, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। ठीक है, अब बी बी हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था, फर्स्ट टू आ गए बी हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे या तो हम ए एस लें या ए लें सिर्फ, उसके बाद भी है बी, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और नेक्स्ट ए बी के लिए हम क्या ले लेते हैं, ए एस ले लेते हैं। ठीक है,
आगे इसी तरह से एस के लिए आप चलेंगे, एस के लिए जैसे हमने यहाँ पे लिया बी, वापस से बी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमें बी ए चाहिए, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला ले लेंगे, और इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे बना के चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों से हमारे सिमिलर ही आ रहे हैं पास्ट ट्री, तो यहाँ पे दोनों से सेम आएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होगी। अगर डिफरेंट आते हैं तो क्या होगा, एम्बिगुअस होगी। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पार्स ट्री की। जो रूट नोड होता है पार्स ट्री का, वो हमेशा क्या होता है, स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, एस क्या होता है, स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो रूट नोड क्या होगा, हमेशा स्टार्ट सिंबल होगा। ईच लीफ नोड ऑफ अ पार्स ट्री रिप्रेजेंट्स अ टर्मिनल सिंबल। तो जितने भी लीफ नोड्स होंगी, ठीक है, जितनी भी लीफ नोड्स होंगी, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिया था बी एंड देन कैपिटल बी आया था यहाँ, तो ये देखिए ये क्या बनेगी, लीफ नोड बन जाएगी, ठीक है। तो जो लीफ नोड होगी वो हमेशा क्या होगी, टर्मिनल सिंबल होता है, जहाँ पे जो क्या जो कैपिटल वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनल सिंबल्स, और स्मॉल वाले टर्मिनल सिंबल्स। तो जो भी लीफ नोड्स होंगी, जो भी ट्री है उसके लीफ में जो जितनी भी नोड्स होंगी वो क्या होती हैं, टर्मिनल सिंबल्स। और इंटीरियर नोड्स क्या होंगी, हमेशा नॉन टर्मिनल सिंबल्स। और पार्स ट्री क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्रोडक्शंस आर यूज्ड ड्यूरिंग डेरिवेशंस। तो पार्स ट्री कोई का इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस ऑर्डर में हम क्या जो प्रोडक्शंस है वो यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यील्ड ऑफ पार्स ट्री क्या होता है, कंकैटिनेशन, जो कंकैटिनेटिंग द लीव्स ऑफ पार्स ट्री। अब उनको क्या करते हैं हम, जो पार्स ट्री है इसकी, अब इनमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी लिया था हमने, फर्दर बी ले लिया था। अब जो भी लीव्स हैं, ठीक है, इनको क्या करेंगे, कंकैटिनेट करते चले जाएंगे। इस तरह से क्या कर रहे हैं, लीव्स को क्या कर रहे हैं, कंकैटिनेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द लेफ्ट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स, एक टर्मिनल स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिंग आ जाएगा हमारा, और इसी को हम क्या कहते हैं, यील्ड ऑफ अ पार्स ट्री। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रामर में आता है रिकर्सिव ग्रामर एंड नॉन रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स के बेसिस पे रिकर्सिव ग्रामर एंड नॉन रिकर्सिव ग्रामर। तो जैसे हमारे फंक्शंस होती हैं, हम लैंग्वेज में देखते हैं रिकर्सिव क्या होता है, फंक्शन जो अपने आप कोई बार बार से कॉल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ रिकर्जन का भी वही मतलब है। रिकर्सिव ग्रामर और नॉन रिकर्सिव ग्रामर देखिए क्या होती है। अभी रिकर्सिव देखिए आगे फर्दर लेफ्ट में और राइट में डिवाइडेड होती है। रिकर्सिव जो होती है लेफ्ट रिकर्सिव भी हो सकती है और राइट रिकर्सिव हो सकती है। तो देखिए रिकर्सिव ग्रामर कौन सी ग्रामर होगी, इफ़ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन प्रोडक्शन दैट हैज़ द सेम वेरिएबल एट बोथ इट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हम कहते हैं ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा हमारे पास ए आता जा रहा है। हम ए को अगर चेंज करेंगे तो ए से कर रहे हैं, वापस ए इसी तरह से आता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका मतलब एक प्रोडक्शन ऐसी हो हमारे पास जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट इज़ अ ग्रामर इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ एंड ओनली इफ इट जनरेट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इस वजह से वो क्या करेगा, इनफाइनाइटली जनरेट करता चला जा रहा है, स्ट्रिंग्स बन आते चले जा रहे हैं। अब रिकर्सिव जो है ग्रामर दैट कैन बी लेफ्ट रिकर्सिव एज वेल एज राइट रिकर्सिव। तो देखिए लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कौन सी होती है, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर वो होगी जिसमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो होगा राइट हैंड साइड में वो सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की तरह, ठीक है। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया प्रोडक्शन रूल का। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है वो क्या होगा, सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के, ठीक है। राइट में जो है वेरिएबल्स उनमें लेफ्ट मोस्ट वाला सेम होगा, तो वो क्या होगी, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या ग्रामर होगी, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। और अगर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है, राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट वेरिएबल जो है, जो राइट हैंड साइड का राइट मोस्ट वेरिएबल है वो सेम है अगर इसके, तो ये क्या होगी, राइट रिकर्सिव ग्रामर, ठीक है। ये क्या होगी, राइट रिकर्सिव ग्रामर। नॉन रिकर्सिव ग्रामर देखिए क्या होगी, जो भी यहाँ पे या लेफ्ट हैंड साइड में वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा। तो ये वाली ग्रामर कौन सी है, नॉन रिकर्सिव ग्रामर है। ये कौन सी ग्रामर है, जिसमें कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है, जो प्रोडक्शन रूल नहीं है जिसमें सेम वेरिएबल हो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी।
चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखिए वो ग्रामर जो या तो क्या है ईदर और, ठीक है, ईदर और यूज़ किया गया, या तो वो लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है, तो वो हमेशा क्या होगी, अनएम्बिगुअस होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो सिर्फ लेफ्ट रिकर्सिव है या राइट रिकर्सिव है, तो वो क्या हो जाएगी, अनएम्बिगुअस हो जाएगी, दोनों में से कुछ एक होगा तो, ठीक है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट देखिए, द ग्रामर विच इज़ बोथ लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव इज ऑलवेज एम्बिगुअस। तो देखिए या जो ग्रामर दोनों हैं, लेफ्ट रिकर्सिव भी है और राइट रिकर्सिव भी है, वो क्या होगी, एम्बिगुअस होगी, ठीक है। तो अगर दोनों होंगे तो एम्बिगुअस होगी, और अगर दोनों में से कोई एक होगी तो वो ग्रामर क्या होगी, अनएम्बिगुअस होगी। तो देखिए जब भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है तो उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और उसे राइट रिकर्सिव बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट रिकर्सिव जो ग्रामर होती है ना, वो टॉप डाउन पार्सर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। आगे देखेंगे पार्सर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ठीक है। तो जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है वो टॉप डाउन पार्सर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्सर देखिए इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट रिकर्सिव क्या होगी, ग्रामर होगी, तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो इससे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं राइट रिकर्सिव ग्रामर में, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, एलिमिनेट करते हैं हम लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर देते हैं और राइट में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए द कन्वर्जन ऑफ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इनटू राइट रिकर्सिव ग्रामर एंड वाइस वर्सा इज डिसाइडेबल, ठीक है। ये क्या होता है, डिसाइडेबल होता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में कर रहे हैं तो ये क्या है, नॉन डिसाइडेबल नहीं, अनडिसाइडेबल नहीं है, इट इज डिसाइडेबल। अब देखिए पार्सिंग जो होती है दो तरह की होती है, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज तो बहुत टाइम लगेगा अगर एक एक पार्सर को हम स्टडी करें कि किस तरह से वो वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। दो तरह की हमारी पार्सिंग होती है, टॉप डाउन पार्सिंग, और यहाँ पे हम टॉप डाउन पार्सर्स यूज़ करें, और ये क्या है, बॉटम अप पार्सिंग, जहाँ हम कह सकते हैं कि बॉटम अप पार्सर्स यूज़ करें, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव होता है और ये हमारा होता है राइट मोस्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कौन कौन से पार्सर्स यूज़ होती हैं ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये टॉप डाउन पार्सर है या बॉटम अप पार्सर है, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है पार्सिंग का। अब देखिए रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है वो क्या है, टॉप डाउन पार्सिंग, और प्रेडिक्टिव पार्सिंग या जिसे हम एलएल पार्सर बोलते हैं वो क्या है, टॉप डाउन पार्सर, ठीक है। अब देखिए बॉटम अप पार्सिंग में कौन कौन सा आता है, एलएल तो किस में है, टॉप डाउन में है, और एलआर किस में आता है, बॉटम अप में, ठीक है। यहाँ पे एल 1 है, यहाँ एलआर क्या है, 0 है, ये लुक अहेड नंबर होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो ये एलआर है, ये आगे थोड़ा सा देखेंगे कि ये इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, बेसिकली किस लिए ये कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और एलआर होता है, साथ में एसएलआर होता है, एलएलआर होता है, और सीएलआर या एलआर1 होता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होते हैं, ठीक है। शिफ्ट रिड्यूस टेक्निक यूज़ करते हैं हम इसमें, ये क्या है, सभी शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होते हैं, और ये सारे क्या हैं, बॉटम अप पार्सिंग को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। एक और कौन सा आता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है, एलआर पार्सर, एसएलआर पार्सर, एलएलआर पार्सर और सीएलआर, ठीक है। ये सब क्या है, बॉटम अप पार्सिंग को सपोर्ट करते हैं। सीएलआर को हम क्या बोलते हैं, एलआर1 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं। अब देखिए जो एलएल1 है, यहाँ पे एल जो पहले वाला है ये क्या है, कि स्कैनिंग कैसे हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है इसलिए ये वाला एल यूज़ किया, और ये नंबर क्या है, लुक अहेड सिंबल का नंबर है। देन हमारे पास LR0 आता है, तो देखिए स्कैनिंग इसमें क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है इसलिए एल यूज़ किया। राइट मोस्ट डेरिवेटिव है इन रिवर्स ऑर्डर तो आर यूज़ करें, और 0 क्या है, नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल। SLR में एस क्या है, सिंपल, एल क्या है, यही सेम कि स्कैनिंग आपकी लेफ्ट टू राइट हो रही है, और आर क्या है, RMD इन रिवर्स ऑर्डर, और 1 क्या है, नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल। LALR में LA क्या है, लुक अहेड, LR क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे था सेम वही चीज़। CLR में देखिए C क्या है, कैनोनिकल, और LR क्या है, वही चीज़ जो हम
यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो हमारे पार्सर्स वो यूज़ होते हैं पार्सिंग में। नेक्स्ट जो हमारी फेज आती है वो आती है सिमेंटिक एनालिसिस। तो देखिए ये करती क्या है, इट वेरीफाइज द पार्स ट्री। जो सिंटेक्स एनालिसिस फेज देखा हमने उसमें वो पार्स ट्री जनरेट कर रही है, ठीक है। जो हमारा सिमेंटिक से रिलेटेड अगर चेकिंग है वो कौन करेगा, सिमेंटिक एनालिसिस चेक करेगी, ठीक है। इट वेरीफाइज द पार्स ट्री वेदर इट इज़ मीनिंगफुल और नॉट। इट फर्दरमोर रिप्रोड्यूसेस अ वेरीफाइड पार्स ट्री। इट ऑल्सो डज टाइप चेकिंग, लेबल चेकिंग, फ्लो कंट्रोल चेकिंग। इस तरह की सभी चेकिंग्स कौन करता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज पर होती है, ठीक है। अब देखिए पार्स ट्री जनरेट किया सिंटेक्स एनालिसिस ने, सिमेंटिक एनालिसिस को दे दिया। अब ये क्या करेगा, फाइनल पार्स ट्री बनाएगा जो सिमेंटिकली चेक्ड होगा। अब देखिए इस फेज़ में बेसिकली करा क्या जाता है, इस फेज़ में ये चेकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म हम यूज़ करते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। आपकी जो सिलेबस है उसमें भी सिमेंटिक एनालिसिस नहीं दिया, फर्स्ट 2 फेजेस के तो नेम्स दिए हुए हैं, लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटेक्स एनालिसिस, आई गेस पार्सिंग दिया हुआ है शायद, ठीक है। और थर्ड फेज़ के लिए यहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस नहीं लिखा हुआ सिलेबस में, ये टर्म मेंशन की हुई है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में क्या होता है, अलॉन्ग विद द ग्रामर वी एसोशिएट सम इनफॉर्मल नोटेशंस। उस ग्रामर के साथ साथ हम क्या चीज़ एसोशिएट करते हैं, इनफॉर्मल नोटेशंस कुछ एसोशिएट करते हैं। और इन नोटेशंस एंड दीज नोटेशंस आर कॉल्ड एज सिमेंटिक रूल्स। और इन्हें क्या बोल रहे हैं हम, नोटेशंस को सिमेंटिक रूल्स बोल रहे हैं। अब ग्रामर प्लस सिमेंटिक रूल क्या बन जाता है, एसडीटी, दैट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखिए करते क्या है सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में, वो समझ लेते हैं। इन सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एवरी नॉन टर्मिनल कैन गेट 1 or more than 1 or sometimes 0 एट्रीब्यूट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है। जो भी नॉन टर्मिनल होगा उसे 1, 0 या 1 से ज़्यादा जो हैं एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। Then the value of these attributes is evaluated by the semantic rules associated with the production rule. अब जो इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है वो इवेलुएट की जाती है सेमेंटिक रूल्स के द्वारा, ठीक है, जो एसोसिएटेड है प्रोडक्शन रूल के साथ। इन द सेमेंटिक रूल एट्रीब्यूट इज वैल, क्या एट्रीब्यूट लिया जाता है, वैल, एंड एन एट्रीब्यूट में होल्ड एनीथिंग। और एट्रीब्यूट होल्ड कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, नंबर, मेमोरी लोकेशन, कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड, कुछ भी, ठीक है। अब सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में देखिए, वेन एवर अ कंस्ट्रक्ट एनकाउंटर्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इट इज ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द सिमेंटिक रूल डिफाइन इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब देखते हैं इसे करते कैसे हैं। तो देखिए ये प्रोडक्शन रूल है, ये सिमेंटिक रूल्स हैं, ये प्रोडक्शन रूल है, ये सिमेंटिक रूल है। सबके साथ हमने क्या किया, देखिए डॉट वैल डॉट वैल डॉट वैल, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन रूल्स थे, और ये हमारे क्या है, सिमेंटिक रूल्स, ठीक है। सबके साथ हमने क्या किया, डॉट वैल डॉट वैल डॉट वैल, इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लास्ट में जो हमारे पास आता है उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, लेक्स वैल, ठीक है, LEXVAL। तो देखिए ई डॉट वैल जो है वो क्या है, वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ ई, ठीक है, एट्रीब्यूट हो गया वो ई का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नम डॉट लेक्स वैल। अब ये क्या एट्रीब्यूट, रिटर्न्ड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये वो एट्रीब्यूट है जो रिटर्न की है लेक्सिकल एनालाइजर ने। नेक्स्ट देखिए कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन को, हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ पार्स ट्री, ठीक है। पार्स ट्री जनरेट करते हैं, और किस तरह से जनरेट होता है, देखिए लेफ्ट टू राइट डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर रहता है, लेफ्ट टू राइट डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, और उस ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखिए रन टाइम एनवायरनमेंट में बेसिकली वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो हम रन टाइम के लिए सोचते हैं, लाइक एलोकेशन कैसे होगा, कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, पॉइंटर्स हैं, वो सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम सोचते हैं वही सब चीज़ें आती हैं इसमें, वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। एलोकेशन में स्टैटिक एलोकेशन है, डायनामिक एलोकेशन है,
या कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय पॉइंटर्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो हो जाएंगी। हम यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंट है, जो हम वैसे नहीं नॉर्मली बात करते हैं, वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो क्या है? एक्टिवेशन ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे हम एक्टिवेशन ट्रीज़ की बात करेंगे। तो देखिए, ये एक्टिवेशन ट्रीज़ में बेसिकली क्या होता है कि फ्लो चेक किया जाता है कि किस तरह से एक्टिव मतलब जो हमारी ये है स्टेटमेंट्स है एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई तो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे गई, अभी यहाँ से आई, इस तरह से जो भी है, जैसे भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो चीज़ चेक की जाती है। ठीक है, तो जो पूरा कोड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेशन ट्री प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जो हमें क्या बता रहा है, फ्लो किस तरह से हमारा डेटा फ्लो कर रहा है या कैसे हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि एलोकेशन और किस तरह से हम पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं रन टाइम एनवायरनमेंट में। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आज की सेशन में देखिए हमने कंपाइलर्स की 3 स्टेजेस कवर की, 3 फेजेस कवर किए, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, 3 मोर फेजेस आर देयर, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगे? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आएगा, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। ठीक है, 3 और फेजेस हैं, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चलिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।